नमस्ते। चलिए आज चलते हैं 16वीं सदी की हिंदी कविता की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां एक बहुत ही दमदार बहस छिड़ी हुई है। एक ऐसी लड़ाई जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, दिमाग और दिल की टक्कर। और इसी लड़ाई के बीच एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या तर्क, लॉजिक कभी टूटे हुए दिल का इलाज बन सकता है? यही वो सवाल है जो एक बहुत ही इंटेलिजेंट दूत और प्यार में डूबी कुछ औरतों के बीच एक गहरी फिलोसॉफिकल बहस छेड़ देता है। तो चलिए इस काव्यात्मक टक्कर को जरा करीब से समझते हैं। ठीक है, तो इस बहस को समझने के लिए पहले इन दो अलग अलग रास्तों को समझना होगा। एक है दिल का रास्ता, जिसे सगुण भक्ति कहते हैं, मतलब भगवान से एक इमोशनल पर्सनल कनेक्शन बनाना, और दूसरा है दिमाग का रास्ता, यानी निर्गुण भक्ति, जो पूरी तरह से ज्ञान, लॉजिक और तर्क पर बेस्ड है। तो कहानी शुरू होती है वृंदावन में। माहौल कैसा है? गोपियां गहरे दुख में डूबी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्यारे कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए हैं। अब कृष्ण क्या करते हैं? वो अपने दोस्त उद्धव को एक मैसेज देके भेजते हैं। मैसेज क्या है? गोपियों की इस लव सिकनेस का एक लॉजिकल क्योर, जो ज्ञान और मेडिटेशन पर आधारित है। उद्धव उन्हें उनके इमोशनल दर्द से निकालने के लिए तर्क का रास्ता दिखाते हैं, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं है कि गोपियां उनके पूरे वर्ल्ड व्यू को ही चैलेंज करने वाली हैं। तो चलिए अब देखते हैं गोपियों का वो शानदार जवाब। और इसकी शुरुआत पता है कैसे होती है? आंसुओं से नहीं, बल्कि तेज चुभने वाले सार्केज़म से। वो अपनी बात की शुरुआत ही ऐसे करती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। मतलब अरे उद्धव, तुम तो बड़े किस्मत वाले हो कि कभी प्यार व्यार के चक्कर में पड़े ही नहीं। उद्धव कितने इमोशनली डिटैच्ड हैं, ये समझाने के लिए वो एक जबरदस्त मेटाफर का इस्तेमाल करती हैं। कहती हैं, तुम तो उस कमल के पत्ते जैसे हो जो रहता तो पानी में है, पर उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं टिकती। और फिर एक और मिसाल देती हैं कि तुम उस तेल से भरी गगरी की तरह हो जिसे पानी में डुबो भी दो तो भी उस पर एक बूंद पानी नहीं ठहरता। मतलब उनकी नज़र में उद्धव प्यार और तड़प के ह्यूमन एक्सपीरियंस से बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं। अब व्यंग्य के बाद गोपियां अपने अगले पॉइंट पर आती हैं, और यहाँ वो सार्केज़म छोड़कर अपने दर्द की असली कच्ची सच्चाई को सामने रखती हैं। वो बताती हैं कि उनकी मन की बातें, उनकी भावनाएं सब अंदर ही अंदर घुट रही हैं। उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता ही नहीं है। उनका दर्द इतना गहरा है कि वो उन्हें पूरी तरह से निगल चुका है, और किसी और चीज़ के बारे में सोचना तो नामुमकिन है। और ऐसे में वो उद्धव से कहती हैं, अब तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर इसने तो हमारी जुदाई की आग को और भड़का दिया है। मतलब पॉइंट यह है कि उद्धव का लॉजिकल इलाज काम नहीं कर रहा, उल्टा वो आग में घी डालने जैसा है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है कि गोपियां अपने प्यार को कैसे डिफाइन करती हैं। वो इसे सिर्फ एक फीलिंग नहीं, बल्कि अपने होने का, अपने वजूद का एक अटूट हिस्सा बताती हैं। और अपने इस कनेक्शन को समझाने के लिए वो अपनी कल्चर से एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट सामने रखती हैं, हारिल की लकड़ी। वो कहती हैं, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। मतलब जैसे हारिल पक्षी एक लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, ये सोचकर कि वही उसका सहारा है, वैसे ही हमारे लिए कृष्ण है। उनसे प्यार करना कोई चॉइस नहीं है, जीने के लिए जरूरत है, और इसे हम मन, वचन और कर्म से दिन रात मजबूती से पकड़े हुए हैं। तो जाहिर है उद्धव का ये योग का संदेश, ये फॉर्मलेस गॉड का कॉन्सेप्ट उनके लिए बिल्कुल अनपैलेटेबल है। कैसा? एक कड़वी ककड़ी जैसा, जिसे कोई खाना नहीं चाहता। अब आता है गोपियों का फाइनल आर्ग्यूमेंट, और ये उनका सबसे तीखा वार है। यहाँ वो अपने पर्सनल दर्द से आगे बढ़कर एक पावरफुल पॉलिटिकल क्रिटिक करती हैं। वो सीधे सीधे कहती हैं, हरी हैं राजनीति पढ़ी आए। मतलब ऐसा लगता है कृष्ण ने अब पॉलिटिक्स सीख ली है। वो आरोप लगाती हैं कि सत्ता में आकर कृष्ण बदल गए हैं, एक ठंडे कैलकुलेटिंग पॉलिटिशियन बन गए हैं। उनका इल्जाम क्या है कि वो पहले से ही चालाक तो थे, पर अब उन्होंने पॉलिसी की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली हैं, और अब वो प्यार की जगह ज्ञान के, योग के एब्स्ट्रैक्ट मैसेजेस भेज रहे हैं। वो उन लोगों को भूल गए हैं जिन्हें वो पीछे छोड़ाए थे, और ये सरासर अन्याय है। और यहीं से हम उनके जबरदस्त कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, जहां वो धर्म का मतलब एक राजा के सच्चे कर्तव्य का मतलब ही बदल देती हैं। वो अपना आखिरी और विनिंग पॉइंट रखती हैं, राजधर्म तो यह है सूर जो प्रजा न जाए सताए।
मतलब एक सच्चे राजा का धर्म ये नहीं कि वो बड़े बड़े ज्ञान की बातें करें। असली राजधर्म तो ये है कि वो अपनी प्रजा को कभी दुख ना पहुंचने दे। तो जब सबसे जरूरी फैसला लेना हो तो किसकी सुननी चाहिए, दिमाग की या दिल की? गोपियों ने तो अपना फैसला साफ साफ सुना दिया था। उन्होंने दिल का रास्ता चुना। उनकी ये कहानी सदियों बाद भी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे समाज में लॉजिक और लव के बीच सही बैलेंस क्या है, और आखिर में ज्यादा जरूरी क्या है, एक सही थ्योरी या एक हमदर्द दिल। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी यूजुअल क्लासेस। अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पीडीएफ बिल्कुल फ्री चाहिए तो देर मत कीजिए, अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ तुरंत पाइए। बी यूजुअल क्लासेस, पढ़ाई अब होगी और भी आसान। इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जहां शब्द हथियारों से भी ज्यादा गहरे घाव कर जाते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही जबरदस्त संवाद की गहराई में उतरेंगे। ये संवाद है राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच का। एक ऐसा टकराव जिसने विनम्रता, क्रोध और तर्क की सीमाओं को आप समझिए हमेशा के लिए तय कर दिया। तो चलिए इस शब्दों के युद्ध को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब एक तरफ ऐसा दिव्य क्रोध हो जो सब कुछ भस्म कर सकता है और दूसरी तरफ हो ऐसी निडरता और हाजिर जवाबी, तो फिर जीत किसकी होती है? एक तरफ है तपस्या से पैदा हुआ अहंकार और दूसरी तरफ है मर्यादा में बंधी हुई बुद्धि। और यही वो टक्कर है जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। हर बड़ी कहानी की तरह इस कहानी की शुरुआत भी एक बहुत बड़ी घटना से होती है, और यहां वो घटना थी एक पवित्र धनुष का टूटना। देखिए, ये कोई मामूली धनुष नहीं था। ये था भगवान शिव का दिव्य त्रिपुर धनु। जैसा कि स्रोत में लिखा है, धनु ही सम त्रिपुर धनु, विदित सकल संसार। मतलब इसकी दिव्य शक्ति के बारे में पूरी दुनिया जानती थी। तो इसका टूटना सिर्फ एक चीज का टूटना नहीं था, बल्कि ये एक पवित्रता का अपमान माना गया। अब इस तनाव भरे माहौल में राम सामने आते हैं और उनके शब्द सुनिए जरा। नाथ संबंधुनु भंजनिहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। वो कहते हैं, हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। उनकी विनम्रता देखिए, वो कोई झगड़ा नहीं चाहते, वो शांति चाहते हैं। ये राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने का पहला संकेत है, जहां इतनी शक्ति होने के बावजूद वो विनम्रता का रास्ता चुनते हैं। और बस तभी उस सभा की शांति को चीरता हुआ प्रवेश होता है क्रोध के जीते जागते स्वरूप ऋषि परशुराम का। राम की विनम्रता के जवाब में परशुराम क्या कहते हैं? वो सीधे सीधे युद्ध का ऐलान कर देते हैं। कहते हैं, सुनो राम, जेह शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। यानी सुनो राम, जिसने भी ये शिवधनुष तोड़ा है वो सहस्र बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। एक तरफ शांति का प्रस्ताव था और दूसरी तरफ युद्ध की सीधी घोषणा। बस यहीं से उस महाटकराव की नींव पड़ जाती है। उनका गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो एक अल्टीमेटम दे देते हैं, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जय हिंद सब राजा। मतलब जो भी दोषी है वो इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो यहां जितने भी राजा बैठे हैं सब मारे जाएंगे। उनका गुस्सा किसी एक पर नहीं बल्कि सब पर बरसने के लिए तैयार था। जहां बड़े बड़े राजा और योद्धा परशुराम के गुस्से से कांप रहे थे, वहीं एक युवा राजकुमार आगे आता है, लेकिन डरकर नहीं, बल्कि एक तीखे व्यंग्य और चुनौती के साथ। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए परशुराम के क्रोध पर ही सवाल खड़ा कर देते हैं। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहू न असीरिस कीनी गोसाई। वो कहते हैं, बचपन में तो हमने ऐसी कितनी ही छोटी मोटी धनुष तोड़ दी, पर तब तो आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया। इस एक धनुष से इतना लगाव क्यों? ये कोई सवाल नहीं था, ये तो सीधा परशुराम के अहंकार पर एक तीखा तंज था। और लक्ष्मण का ये व्यंग आग में घी का काम करता है। परशुराम गुस्से से भड़क उठते हैं। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभारा। मतलब, अरे मृत्यु के वश में आए राजकुमार, तुझे बोलते हुए शर्म नहीं आती? लक्ष्मण की ये हिम्मत परशुराम के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। वो हैरान थे कि कोई राजकुमार उनसे ऐसे बात करने की जुर्रत भी कैसे कर सकता है। पर लक्ष्मण पीछे नहीं हटते। वो मुस्कुराते हुए अपना तर्क रखते हैं कि राम ने तो इस पुराने धनुष को सिर्फ छुआ था और वो अपने आप टूट गया। का क्षति लाभु जून धनु तोड़ें। मतलब, इसके टूटने में भला क्या नुकसान और क्या फायदा? यहां लक्ष्मण बड़ी ही चतुराई से क्रोध का जवाब तर्क से दे रहे थे।
अब जब परशुराम को लगता है कि लक्ष्मण का तर्क उन पर भारी पड़ रहा है, तो वो शब्दों से नहीं बल्कि अपने अतीत के खौफ से उन्हें डराने की कोशिश करते हैं। वो अपनी पहचान बताते हैं कि वो बाल ब्रह्मचारी और महाक्रोधी हैं, कि उन्होंने कई बार इस धरती से क्षत्रियों का नाश किया है। उन्होंने सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाओं को काट डाला था और उनके हाथ में भगवान शिव का दिया हुआ ये भयानक फरसा है। यही उनकी शक्ति और अहंकार का स्रोत था। और अपने गुस्से के सबसे ऊंचे शिखर पर वो एक भयानक बात कहते हैं, गर्भनी के अर्भक दलन परसुमोर अतिघोर, यानी मेरा ये फरसा इतना खौफनाक है कि इसके डर से दुश्मनों की पत्नियों के गर्भ में पल रहे बच्चे भी गिर जाते हैं। ये उनकी क्रूरता की हद को दिखाता है। लेकिन लक्ष्मण पर इन धमकियों का कोई असर नहीं होता। वो पलटकर जवाब देते हैं, यहां कुम्हड़ बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मर जाएं। यहां कोई कुम्हड़े का छोटा सा कमजोर फल नहीं है जो आपकी उंगली दिखाने से ही मुरझा जाएगा। और फिर वो मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, आप तो मुझे ऐसे डरा रहे हैं जैसे फूंक मारकर पहाड़ उड़ा देंगे। लक्ष्मण ने उनकी सारी धमकियों को हवा में उड़ा दिया। तो चलिए अब इस जुबानी जंग के जो मुख्य हथियार थे, यानी जो तर्क थे, उन्हें आमने सामने रखकर देखते हैं। यहां दोनों के तर्कों में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। एक तरफ परशुराम हैं जो बार बार अपने कुल, अपने फरसे और अपनी ताकत का घमंड दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ लक्ष्मण है जो हर बार उनके घमंड को अपने तर्क और विवेक से काट रहे हैं। जैसे जब परशुराम अपने फरसे का डर दिखाते हैं तो लक्ष्मण कहते हैं कि आपके तो शब्द ही करोड़ों वज्र जैसे हैं, आपको हथियार की क्या जरूरत। ये अहंकार और बुद्धि की सीधी टक्कर थी। तो इस पुराने लेकिन बेहद ज्वलंत संवाद से आज हम क्या सीख सकते हैं? ये संवाद हमें संघर्ष का एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। ये दिखाता है कि कैसे बिना लगाम का गुस्सा एक शांत और संयमित बुद्धि के सामने हमेशा छोटा पड़ जाता है। ये हमें विरासत में मिली ताकत और अपने कर्मों से कमाई गई वीरता के बीच का फर्क भी समझाता है। और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज भी उतनी ही सच्ची और जरूरी लगती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी लड़ाई में असल में ज्यादा ताकतवर क्या होता है, कोई पौराणिक हथियार या फिर एक सही समय पर सही तरीके से कहा गया सोचा समझा शब्द? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी उज्ज्वल क्लासेस। अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पीडीएफ बिल्कुल फ्री चाहिए तो देर मत कीजिए, अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ तुरंत पाइए। बी उज्ज्वल क्लासेस, पढ़ाई अब होगी और भी आसान। कभी सोचा है कि एक ऐसा लेखक जिसने अपने शब्दों से न जाने कितने जहां बना दिए हों, वो जब अपनी ही कहानी लिखने बैठे तो खामोश क्यों हो गया? आज हम हिंदी साहित्य की इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है और इसका जवाब हमें मिलता है जयशंकर प्रसाद की इस कमाल की कविता आत्मकथ्य में। ये सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि एक लेखक का अपनी यादों, अपने दर्द और अपनी निजता को बचाने का एक खूबसूरत ऐलान है। देखिए, प्रसाद की इस चुप्पी को समझना है तो पहले हमें उस इंसान को समझना होगा जो इन शब्दों के पीछे था। उनकी कला की चाबी कहीं ना कहीं उनके जीवन में ही छुपी है। प्रसाद जी का जीवन बहुत लंबा तो नहीं था, लेकिन जितना भी था बहुत गहरा था। वाराणसी में जन्मे, पढ़ाई शुरू की, लेकिन हालात ऐसे बने कि स्कूल छोड़ना पड़ा। पर उन्होंने हार नहीं मानी। घर पर ही संस्कृत, हिंदी और फारसी जैसी भाषाओं पर ऐसी पकड़ बनाई कि बड़े बड़े विद्वान भी हैरान रह गए। और वो उस दौर के कवि थे जिसे हम छायावाद कहते हैं, मतलब साहित्य का वो सुनहरा दौर जहां कल्पना, प्रकृति से प्रेम और इंसानी जज्बातों को बड़ी खूबसूरती से शब्दों में पिरोया जाता था। और प्रसाद जी, समझिए, इस कला के उस्ताद थे। तो सवाल उठता है कि भाई ऐसा कौन सा शब्दों का संसार उन्होंने रच दिया था कि जब अपनी कहानी की बारी आई तो कलम रुक गई। ये बात और भी हैरान करती है जब हम उनके काम को देखते हैं। जरा देखिए तो उनका काम कितना फैला हुआ था। एक तरफ कामायनी जैसा महाकाव्य, तो दूसरी तरफ चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त जैसे दमदार ऐतिहासिक नाटक, और फिर कहानियां, उपन्यास, मतलब साहित्य का कोई कोना उन्होंने छोड़ा ही नहीं। तो मतलब साफ है, वो सिर्फ किस्से कहानियां नहीं लिख रहे थे, वो तो कला बना रहे थे। और कामायनी तो जैसे आधुनिक हिंदी साहित्य का कोहिनूर है।
अब सोचिए, इतना बड़ा लेखक, इतना महान रचनाकार अपनी कहानी लिखने से क्यों कतरा रहा था? सवाल और भी गहरा हो जाता है ना? चलिए अब सीधा चलते हैं उस कविता पर ही जहां प्रसाद जी खुद इसका जवाब देते हैं। कविता शुरू ही होती है एक सवाल से। वो सीधे सीधे पूछ रहे हैं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। मतलब क्या सच में लोग मेरी कमजोरियों, मेरी बीती हुई तकलीफों के बारे में सुनना चाहते हैं? एक झिझक है यहां, एक हिचकिचाहट। और फिर वो कविता का सबसे जरूरी मेटाफर इस्तेमाल करते हैं, खाली गागर, यानी एक खाली घड़ा। उनका मानना था कि उनकी जिंदगी एक खाली घड़े जैसी है जिसमें कुछ भी ऐसा महान या दिलचस्प नहीं है जिसे सुनकर किसी को मजा आए। और वो साफ साफ कहते भी हैं, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर री थी। मतलब उनकी कहानी सुनकर शायद लोगों को बस निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि ये घड़ा तो खाली है। ये एक कवि की कमाल की विनम्रता है जो अपने जीवन को किसी हीरो की कहानी जैसा नहीं मानता। और उनकी यादों में भी एक अजीब कश्मकश है। जो खुशियां थीं वो मधुर चांदनी रातों की तरह थीं, आईं और चली गईं, एक सपने की तरह। और जो दर्द थे वो ऐसे थे जैसे कोई खूबसूरत सपना देखते देखते आंख खुल गई हो, या कोई खुशी बाहों में आते आते ही भाग गई हो। फिर वो एक बहुत ही निजी, बहुत ही गहरी याद का जिक्र करते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मृदुल छाया में ये पंक्तियां बताती हैं कि कोई ऐसा था जिनकी यादें उनके लिए बेहद पवित्र हैं, इतनी निजी हैं कि उन्हें दुनिया के सामने नहीं रखा जा सकता। और यही यादें उसकी स्मृति पाथेय बनी हैं। पाथेय का मतलब होता है सफर का सहारा। तो ये यादें लोगों को सुनाने के लिए नहीं है, ये तो उनकी अपनी निजी पूंजी है जो उन्हें जिंदगी के मुश्किल सफर में हिम्मत देती हैं। और आखिर में वो इसी नतीजे पर पहुंचते हैं, छोटे से जीवन की कौन बड़ी कथाएं आज कहूं। वो अपनी जिंदगी को बहुत बड़ा या महान नहीं मानते कि उसकी गाथा सुनाई जाए। ये कोई घमंड नहीं, बल्कि अपने आप को बहुत गहराई से समझना है। तो फिर इस पूरे इनकार का, इस चुप्पी का मतलब क्या निकलता है? क्योंकि ये मौन सिर्फ खाली नहीं है, इसमें बहुत गहराई छिपी है। तो देखिए उनके चुप रहने की वजहें क्या क्या हैं। पहली, वो अपनी कमजोरियों और दुखों को सबके सामने नहीं लाना चाहते। दूसरी, वो बहुत विनम्र हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी एक खाली गागर की तरह साधारण है। तीसरी, कुछ यादें इतनी पवित्र हैं कि उन्हें सहेज कर रखना चाहते हैं। और चौथी, और ये बहुत जरूरी है, कि वो अपने सोए हुए दर्द को फिर से जगाना नहीं चाहते। जैसा वो कहते हैं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो प्रसाद जी का ये मौन, उनकी ये चुप्पी कोई हार नहीं है, बल्कि ये उनका अपना चुनाव है। और एक तरह से ये आत्मकथा लिखने के पूरे विचार पर ही एक सवाल खड़ा कर देता है, क्या ये जरूरी है कि हर जिंदगी को एक खुली किताब बना दिया जाए? और यहीं पर यह कविता हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हर कहानी सुनाने के लिए ही होती है? शायद कुछ कहानियां सिर्फ महसूस करने के लिए, अपने अंदर सहेज कर रखने के लिए होती हैं। और जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य शायद इसी का सबसे खूबसूरत जवाब है। सोचिए, एक तरफ तूफान है जो सब कुछ उखाड़ फेंकने को तैयार है, और दूसरी तरफ बसंत की वो खूबसूरती जो हर चीज में जान डाल देती है। अब जरा सोचिए कि ये दोनों तस्वीरें किसी एक ही इंसान, एक ही कवि के दिल में बसती हों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के एक महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। बादल गरजो, क्या जबरदस्त लाइन है ना? ये आवाज है सूर्यकांत त्रिपाठी की, जिन्हें हम सब निराला के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज निराला जी के जीवन और उनकी कविताओं की दुनिया में और गहरे उतरते हैं। निराला की कविता सच कहें तो विरोधाभासों की एक पूरी दुनिया है। एक ही जगह पर आपको गहरे दार्शनिक विचार मिलेंगे, समाज के खिलाफ एक तीखा विद्रोह दिखेगा, और साथ ही प्रकृति की वो कोमल सुंदरता भी जो मन मोह ले। तो देखिए, उनकी कलम से ना दो बिल्कुल अलग अलग धाराएं एक साथ बहती थीं। एक तरफ थी ललित कल्पना, मतलब प्रकृति की खूबसूरती और प्यार की कोमलता का जश्न, और दूसरी तरफ क्रांति चेतना, समाज को बदलने की, दबे कुचले लोगों को आवाज देने की एक जबरदस्त पुकार। अब सवाल ये उठता है कि ये अनोखा अंदाज आया कहाँ से? तो जवाब है उनके संघर्षों से। निराला का पूरा जीवन, चाहे वो निजी हो या फिर साहित्यिक, एक तरह की भट्टी थी जिसमें तप कर उनका ये अंदाज तैयार हुआ था। बंगाल के महिषादल में 1899 में उनका जन्म हुआ,
और ये जानकर शायद हैरानी हो कि उनकी फॉर्मल स्कूलिंग सिर्फ 9वीं क्लास तक ही हुई, लेकिन सीखने की जो लगन थी वो कमाल की थी। उन्होंने खुद से सेल्फ स्टडी से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी सीखी और स्वामी विवेकानंद जैसे महान विचारकों का उन पर गहरा असर पड़ा। उनका निजी जीवन सच में बहुत मुश्किलों भरा था। परिवार में दुख और अपने लोगों को खोने का दर्द, लगातार पैसों की तंगी और तो और लिटरली वर्ल्ड में भी उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। शायद इन्हीं सब वजहों से गरीबों और शोषितों का दर्द वो इतनी गहराई से महसूस कर पाते थे, जो उनकी कविताओं में साफ छलकता है। तो इन्हीं संघर्षों के बीच से एक ऐसा क्रांतिकारी पैदा हुआ जिसने सिर्फ बदलाव के बारे में लिखा नहीं, बल्कि उसने तो कविता लिखने का तरीका ही बदल डाला। उनका सबसे बड़ा, सबसे रेवोल्यूशनरी काम था मुक्त छंद का इस्तेमाल। देखिए, उस जमाने में कविता, खासकर छायावादी कविता, नियमों और तुकबंदी में जकड़ी हुई थी। निराला ने इन बंधनों को तोड़ा और कविता को आजाद कर दिया। इससे अभिव्यक्ति को एक नई उड़ान मिली, एक ऐसी लय जो ज्यादा स्वाभाविक थी, ज्यादा शक्तिशाली थी। चलिए, उनकी इसी क्रांतिकारी भावना को और अच्छे से समझने के लिए उनकी एक बहुत मशहूर कविता उत्साह को देखते हैं। इस कविता का केंद्रीय प्रतीक है बादल। बादल निराला का पसंदीदा विषय था और यहाँ ये कविता एक पुकार है, बादलों के लिए एक आह्वान। लेकिन मजे की बात यह है कि वो बादल को दो बिल्कुल अलग-अलग तरह के बदलावों के प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरफ बादल है जीवन देने वाला, जो तपती प्यासी धरती पर बरसकर सबकी इच्छाएं पूरी करता है, जीवन देता है। और दूसरी ही तरफ वही बादल एक क्रांतिकारी है, एक प्रतीक है नई सोच का, विद्रोह का, सामाजिक क्रांति की चिंगारी का। और इस लाइन को देखिए, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। यहाँ निराला सिर्फ पानी वाली बारिश की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ए बादल, तुम्हारे अंदर जो बिजली छिपी है, जो वज्र छिपा है, उसे बाहर निकालो और इस दुनिया में एक नई कविता, एक नई क्रांतिकारी सोच भर दो। तो ये तो हुई क्रांति की बात, लेकिन जैसा कहा था, निराला के यहाँ तूफान के साथ बसंत भी है। उनकी एक और कविता है, अट नहीं रही है। इसमें बसंत की खूबसूरती का ऐसा जिक्र है कि बस क्या कहने। कविता का नाम ही देखिए, अट नहीं रही है, मतलब समा ही नहीं रही है। खूबसूरती इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि वो किसी एक जगह में कैद होकर रह ही नहीं सकती, वो तो हर तरफ छलक रही है। इस कविता में ना फागुन का महीना यानी बसंत कोई मौसम नहीं है, वो एक जीता जागता इंसान जैसा है। निराला लिखते हैं, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। मानो बसंत कहीं सांस ले रहा है और उसकी सांस से हर घर खुशबू और खूबसूरती से भर गया है। और ये खूबसूरती ऐसी है कि उससे बचना नामुमकिन है। वो लिखते हैं, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, मतलब कोशिश करने पर भी नजर हट ही नहीं रही। इतनी ताकत है उस सुंदरता में कि उसने आपको पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है। तो क्रांति और सुंदरता, तूफान और बसंत, इन सब विरोधाभासों के कवि निराला की आज हमारे लिए क्या विरासत है, उन्होंने हमें क्या दिया? सबसे पहले तो उन्होंने हिंदी कविता को मुक्त छंद दिया, उसे आजाद किया। वो शोषितों की आवाज बने, अन्याय के खिलाफ लिखा। और कमाल की बात यह है कि वो जितनी शिद्दत से क्रांति की आग दिखा सकते थे, उतनी ही खूबसूरती से प्रकृति को भी शब्दों में उतार सकते थे। उनका सारा काम निराला रचनावली के 8 खंडों में मौजूद है। तो अंत में निराला का काम हमारे सामने एक बड़ा और दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। कोई एक इंसान अपने अंदर एक तूफान और एक बसंत, इन दोनों को एक साथ कैसे संभाल सकता है, कैसे जी सकता है? और शायद जवाब यही है कि महान कला ऐसे ही पैदा होती है, जीवन के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर विरोधाभासों को एक साथ साध लेने से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बी उज्ज्वल क्लासेस। अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पीडीएफ बिल्कुल फ्री चाहिए तो देर मत कीजिए, अभी हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पीडीएफ तुरंत पाइए। बी उज्ज्वल क्लासेस, पढ़ाई अब होगी और भी आसान। नमस्ते। आज हम सब मिलकर नागार्जुन की 2 बहुत ही खूबसूरत कविताओं की दुनिया में चलते हैं। ये कविताएं खास तौर पर 10वीं क्लास के सिलेबस का हिस्सा हैं। तो चलिए इन शब्दों के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। इस सुंदरता में हो जीवन का तल्ख यथार्थ भी।
बस ये एक लाइन नागार्जुन के देखने का पूरा नजरिया हमारे सामने रख देती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि अरे हाँ, कोमलता और कठोरता, सुंदरता और सच्चाई, ये तो असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं खुद नागार्जुन की, जिन्हें सरल सौंदर्य का कवि कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि उनकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वो रोजमर्रा की एकदम साधारण चीजों में भी एक असाधारण मतलब और गहरी सुंदरता ढूंढ लेते हैं, जैसे कि एक छोटे बच्चे की मुस्कान या फिर खेतों में लहलहाती फसल। तो आइए उनकी पहली कविता को थोड़ा करीब से महसूस करते हैं। ये दंतुरित मुस्कान। इस कविता में एक छोटे बच्चे की वो मासूम सी नए नए दांतों वाली मुस्कान देखकर कवि का मन इतना भावुक हो जाता है कि उनके अंदर जैसे भावनाओं का एक सैलाब सा आ जाता है। तो ये दंतुरित मुस्कान आखिर है क्या? इसका मतलब बहुत सीधा सा है। एक छोटे बच्चे की वो प्यारी सी खिलखिलाती हुई हंसी, जब उसके नन्हे नन्हे दूध के दांत दिखते हैं। और बस यही एक प्यारी सी तस्वीर इस पूरी कविता के दिल में बसी है। तो जब कवि ये मुस्कान देखते हैं तो जानते हैं क्या होता है? उनके दिल में प्यार और वात्सल्य उमड़ पड़ता है। उनका मन खूबसूरत ख्यालों से भर जाता है। उन्हें लगता है कि ये मुस्कान तो दुनिया की हर कड़वाहट से दूर एकदम पाक साफ है। एक ऐसी मुस्कान जो आने वाले कल के लिए सुनहरी उम्मीदें जगाती है। लेकिन नागार्जुन सिर्फ वही नहीं देखते जो ऊपर ऊपर से दिखाई देता है। वो इस मुस्कान में कुछ और भी गहरा देखते हैं, कुछ ऐसा जो शायद पहली नजर में पकड़ में भी ना आए। और देखिए, यही वो बात है जो इस कविता को इतना खास बना देती है। यहां एक ही मुस्कान के दो पहलू नजर आते हैं। एक तरफ तो वो प्यारी सी मुस्कान है जो भविष्य की उम्मीद है, जो दिल को प्यार से भर देती है और जो मासूमियत की निशानी है। लेकिन कवि की पारखी नजरें इसके आर पार देख लेती हैं। उन्हें उसी मुस्कान में जिंदगी की कठोर सच्चाई, उसका संघर्ष और कहीं छिपी हुई वेदना भी दिखाई दे जाती है। मतलब नागार्जुन हमें ये बताते हैं कि असली सुंदरता वो है जो जिंदगी को उसकी पूरी सच्चाई के साथ अपनाए। अच्छा, तो एक बच्चे की मुस्कान में जिंदगी की पूरी तस्वीर देखने के बाद अब नागार्जुन हमारा ध्यान एक और बड़े कैनवस की तरफ खींचते हैं। चलिए उनकी दूसरी कविता फसल की दुनिया में चलते हैं। यहां वो एक छोटे निजी पल से बाहर निकलकर उस चीज का जश्न मनाते हैं जो इंसान की मेहनत और कुदरत के जादू का संगम है। इस कविता में फसल का मतलब सिर्फ अनाज का ढेर नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक जीता जागता प्रतीक है, इंसान के पसीने और प्रकृति की मेहरबानी की साझेदारी का। यही तो किसान की जिंदगी का आधार है, उसकी उम्मीदों का फल है और उसकी खुशियों की वजह भी। तो ये फसल तैयार कैसे होती है? ये पूरी प्रक्रिया ही अपने आप में कहानी है। इसकी शुरुआत होती है किसान की जी तोड़ मेहनत से, फिर उसे साथ मिलता है प्रकृति का, मतलब नदियों का पानी, सूरज की रोशनी और हवा का दुलार। और जब ये सब चीजें मिलती हैं तब जाकर फसल में एक सुनहरी चमक आती है जो आखिर में खुशहाली की निशानी बन जाती है। नागार्जुन इस पूरे सीन को हमारी आंखों के सामने जिंदा कर देते हैं। वो कहते हैं कि फसल तो जैसे खुशी का गीत है। सोचिए, जब फसल की सुनहरी बालियां हवा में झूमती हैं तो ऐसा लगता है मानो वो किसान की मेहनत के लिए खुशी के गीत गा रही हों। और ये नज़ारा किसान के मन को आनंद से भर देता है। तो अब तक हमने दो अलग अलग कविताएं देखी, एक मुस्कान के बारे में और एक फसल के बारे में। अब चलिए इन दोनों के धागों को आपस में जोड़ते हैं और देखते हैं कि नागार्जुन का असली संदेश क्या है, वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं। यहां इन दोनों कविताओं की आत्मा एक साथ रखी है। एक तरफ है यह दंतुरित मुस्कान, जिसका केंद्र है बच्चे की प्यारी सी मुस्कान, जिसमें उम्मीद भी है और जिंदगी की सच्चाई भी, और कवि के मन में प्यार का भाव है। और दूसरी तरफ है फसल, जिसका केंद्र है लहलहाते खेत, जो मेहनत और प्रकृति की साझेदारी का नतीजा है। और यहाँ कवि के मन में सम्मान और खुशी का भाव है। देखा कैसे दो अलग अलग तस्वीरें एक ही गहरी सोच को दिखाती हैं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है वो ये कि नागार्जुन हमें सिखाते हैं कि हमारे आसपास की एकदम साधारण चीजों में ही असाधारण अर्थ छिपे होते हैं। चाहे वो एक बच्चे की मासूम मुस्कान हो या खेत में लहलहाती फसल, हर चीज के अंदर एक गहरी कहानी और जिंदगी का फलसफा छिपा है। और ये कविताएं हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं कि हम अपने आसपास की साधारण चीजों में कौन से गहरे और असाधारण अर्थ ढूंढ सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मंगलेश डुबराल की एक बहुत ही खूबसूरत कविता संगतकार के बारे में।
ये कविता उन हीरोज के बारे में है जो दिखते नहीं, लेकिन जिनके बिना मेन हीरो चमक ही नहीं सकता। तो चलिए इस अनसुने नायक की कहानी को समझते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, जब हम कोई जबरदस्त परफॉर्मेंस देखते हैं तो हमारी आंखें किस पर होती हैं? जाहिर है उस चमकते हुए सितारे पर जो स्टेज पर है। पर क्या हम कभी ये सोचते हैं कि उस चमक के पीछे कौन है? वो कौन सी ताकत है जो स्टार को गिरने से बचा रही है? तो यहीं पे एंट्री होती है संगतकार की। म्यूजिक की दुनिया में संगतकार वो होता है जो मेन सिंगर के सुर को सपोर्ट करता है, उसे सहारा देता है। लेकिन ये शब्द सिर्फ म्यूजिक तक ही सीमित नहीं है। ये असल में हर उस सपोर्टर, उस मेंटो, उस दोस्त के लिए है जो चुपचाप हमें बेहतर बनाने में लगा रहता है। इस कविता की आत्मा को समझने के लिए ना हमें इसके कवि मंगलेश डबराल जी को थोड़ा जानना पड़ेगा, क्योंकि उनकी जो इंसानियत को देखने की नज़र है वही इस कविता को इतनी गहराई देती है। तो मंगलेश डबराल जी की कहानी शुरू होती है 1948 में उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से। उन्होंने जर्नलिज्म से लेकर साहित्य तक एक लंबा सफर तय किया। पहाड़ पर लालटेन जैसी उनकी कविताएं तो आज भी मील का पत्थर हैं। मतलब वो हमेशा अपनी जड़ों से, जमीन से जुड़े रहे और यही चीज उनके काम में साफ छलकती है। पता है उनके लिखने की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? सादगी। वो कोई भारी भरकम मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी, आम लोगों की कहानियों में जो खूबसूरती छिपी होती है ना, उसे बाहर निकालते थे। और यही संवेदनशील नज़र हमें संगतकार में भी देखने को मिलती है। तो चलिए अब आते हैं सीधे कविता के दिल पर। कहानी शुरू होती है एक मेन सिंगर के स्ट्रगल से, जब वो स्टेज पर है और अचानक उसके सुर डगमगाने लगते हैं। यहाँ कवि ने क्या कमाल का मेटाफर इस्तेमाल किया है। वो कहते हैं कि गायक कभी-कभी अपनी ही कला के जटिल तानों के जंगल में खो जाता है। मतलब वो इतने कॉम्प्लेक्स सुर लगाने लगता है कि खुद ही उसमें रास्ता भटक जाता है। और फिर आता है वो पल जब उसकी प्रेरणा, उसका मोटिवेशन साथ छोड़ने लगता है। उसका जोश, उसका उत्साह मानो ढलते सूरज की तरह खत्म हो रहा हो। ये किसी भी आर्टिस्ट के लिए सबसे डरावना पल होता है ना? जब अंदर की वो आग ही बुझने लगे। और ये लाइन, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, कितनी खूबसूरती से उस बेबसी को दिखाया गया है। मतलब आवाज में अब वो आग, वो जान नहीं बची, बस राख जैसी बेजान चीज निकल रही है। सिंगर की आवाज अब थक चुकी है। और ठीक इसी नाजुक पल में जब लगता है कि सब कुछ बिखर जाएगा, एक दूसरी आवाज उभरती है। ये आवाज है संगतकार की, जो उन बिखरते सुरों को संभालने के लिए सामने आता है। अब जरा दोनों में फर्क देखिए। एक तरफ है मुख्य गायक, जिसकी आवाज भारी है, गरजदार है, पर वो अपनी ही कला में खो चुका है। दूसरी तरफ है संगतकार, जिसकी आवाज सुंदर तो है पर थोड़ी कमजोर, कांपती हुई है। वो गाने के मेन सुर यानी स्थाई को पकड़ के रखता है, उसे बेस देता है, उसे गिरने से बचाता है। तो सवाल ये है कि संगतकार ये करता कैसे है? वो कई तरह से मदद करता है। वो गायक की आवाज में धीरे से अपनी आवाज मिलाता है। वो गायक का छूटा हुआ सामान समेटता है, मतलब उसके बिखरे हुए सुरों को वापस लाइन पर लाता है। वो उसे उसका बचपन याद दिलाता है जब वो गाना सीख रहा था। और सबसे जरूरी बात, वो ये एहसास दिलाता है कि हे, तुम अकेले नहीं हो। और ये लाइन तो जैसे सब कुछ कह देती है। संगतकार का सपोर्ट सिर्फ सहारा नहीं है, वो एक उम्मीद है। वो ये भरोसा दिलाता है कि अरे, जो राग बिखर गया है उसे दोबारा गाया जा सकता है। एक गलती का मतलब अंत नहीं होता, एक नई शुरुआत हमेशा मुमकिन है। ओके, अब हम आ रहे हैं कविता के सबसे गहरे, सबसे जरूरी हिस्से पर। यहाँ संगतकार की महानता का असली राज खुलने वाला है। एक सवाल तो दिमाग में आता ही है ना, कि अगर संगतकार इतना टैलेंटेड है तो वो खुद आगे बढ़कर मेन सिंगर से बेहतर गाने की कोशिश क्यों नहीं करता? वो अपनी आवाज को उससे ऊंचा क्यों नहीं उठाता? और यहीं पर कवि इस राज से पर्दा उठाते हैं। वो कहते हैं कि संगतकार की आवाज में एक हिचक साफ सुनाई देती है। वो जानबूझकर लगातार कोशिश करता है कि उसकी आवाज मेन सिंगर से ऊपर ना जाए। और हमें इस कोशिश को, इस हिच को उसकी नाकामी या कमजोरी नहीं समझना चाहिए। ये कोई कमी नहीं है, बल्कि इसे उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। ये किसी और को आगे बढ़ाने के लिए खुद पीछे हटने का भाव है। ये त्याग है, सम्मान है, और यही संगतकार की असली महानता है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि संगतकार का आगे न बढ़ने का फैसला
उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इंसानियत का एक बहुत बड़ा काम है। ये किसी और की कामयाबी के लिए अपनी इच्छाओं को पीछे रखने की कला है। सही मायने में यही तो सच्ची लीडरशिप है। और आखिर में ये पूरी कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारी अपनी जिंदगी में वो संगतकार कौन है? हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे दोस्त। वो कौन है जो हमारे बिखरने पर हमें संभालते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि जो राग छूट गया है उसे फिर से गाया जा सकता है। नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्वयं प्रकाश की एक बहुत ही मजेदार कहानी नेताजी का चश्मा के बारे में। ये कहानी है तो बड़ी हंसाने वाली, पर हंसते हंसते समाज की एक ऐसी सच्चाई की तरफ इशारा कर देती है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। और यही सवाल, बस यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जान है। सोचिए, एक मामूली सा चश्मा कैसे वो पूरे के पूरे शहर में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर सकता है। मतलब यही बात तो इस कहानी को इतनी मजेदार और सच कहूं तो आज भी उतनी ही रिलेवेंट बनाती है। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से। अब वहां की जो नगरपालिका है वो एक फैसला लेती है। फैसला ये कि शहर का जो मेन चौराहा है ना, वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक मूर्ति लगाई जाए। बड़ी आइडिया है कि नहीं? और बस इस एक फैसले से पूरे कस्बे में जैसे एक एक्साइटमेंट की लहर दौड़ जाती है। क्या अधिकारी, क्या कर्मचारी, क्या आम लोग, सबके सब बस इसी बारे में बात कर रहे हैं। हर कोई अपना अपना आइडिया दे रहा है। मूर्ति ऐसी होनी चाहिए, यहां लगनी चाहिए, देखो ऐसी दिखेगी तो क्या बात होगी। मतलब पूरे शहर के लिए ये एक गर्व का मौका बन गया था। तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन यही कहानी में आता है एक मजेदार ट्विस्ट। यहीं से एक बहुत ही छोटी सी भूल से असली कहानी की शुरुआत होती है। तो मूर्ति लग तो जाती है, लेकिन जैसे ही लोग उसे देखते हैं, सबको एक खटकने वाली बात नजर आती है। एक बहुत जरूरी चीज गायब है। क्या? नेताजी का चश्मा। अब हम सब जानते हैं, नेताजी की इमेज उनके चश्मे के बिना तो पूरी ही नहीं होती। तो बिना चश्मे के मूर्ति एकदम अधूरी अधूरी सी लगती है। और बस इसी छोटी सी बात से पूरे कस्बे में एक अजीब सी बेचैनी फैलना शुरू हो जाती है। और अब देखते हैं कि कैसे ये छोटी सी बेचैनी एक बहुत बड़े हंगामे में बदल जाती है। ये कहानी का वो हिस्सा है जो दिखाता है कि कैसे हम लोग कभी-कभी असल मुद्दे से कितना भटक जाते हैं। और देखिए, जहां सच का पता ना हो, वहां क्या होता है? अफवाहें। अफवाहों का बाजार गर्म हो जाता है। कोई कहता, अरे चश्मा तो चोरी हो गया, तो कोई दूसरा बोलता है, नहीं नहीं, बच्चों ने खेलते खेलते निकाल दिया होगा। अरे बात तो यहां तक फैल गई कि शायद वो चश्मा कोई मामूली चश्मा नहीं था, बल्कि बहुत कीमती था। और यही देखिए कि कैसे एक मामूली सी छोटी सी बात कितनी बड़ी बन जाती है। जो मामला सिर्फ एक गायब चश्मे का था, वह पूरे शहर के सम्मान का, उसकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। मतलब बात अब मूर्ति की नहीं रही, बात अब शहर की नाक की, शहर की इज्जत की हो गई है। अब जाहिर है नगर पालिका पर प्रेशर बढ़ने लगता है। वो लोग बेचारे कोई ना कोई सल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश फेल हो जाती है। एक नया चश्मा लगाने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन लोगों की शिकायतें हैं कि खत्म ही नहीं होती। उल्टा बहस और क्रिटिसिज्म का दौर और भी ज्यादा तेज हो जाता है। और बातें कैसी? अरे ये तो नेताजी के स्टाइल का चश्मा ही नहीं है, असली वाला तो कुछ और था। मतलब आप सोचिए, जो इतनी छोटी सी बात थी, वो अब लोगों के लिए एक सीरियस मुद्दा बन गई है। लोग अब चश्मे के डिजाइन, उसके स्टाइल और उसकी असलियत पर बहस कर रहे हैं। मतलब जो मेन पॉइंट था, वो तो सब पूरी तरह से भूल ही चुके हैं। तो फिर असली मुद्दा है क्या? देखिए, ये कहानी सिर्फ एक चश्मे या एक मूर्ति के बारे में तो बिल्कुल नहीं है। लेखक स्वयं प्रकाश इस मजेदार सिचुएशन का इस्तेमाल करते हैं समाज पर एक बहुत गहरा कटाक्ष करने के लिए, एक गहरी चोट करने के लिए। कहानी का पूरा सार, पूरी समरी यहीं छिपी है। देखिए, एक तरफ हैं कस्बे के लोग, उनका फोकस किस पर है? चश्मे पर, अफवाहों पर, झूठी इज्जत पर, मतलब सारी दिखावटी चीजों पर। और दूसरी तरफ है लेखक का मैसेज। वो क्या कह रहे हैं कि भाई, असली देशभक्ति इन सिंबल्स में नहीं होती। असली देशभक्ति दिखती है लोगों के काम में, उनके ईमानदार कोशिशों में और उनकी असली जिम्मेदारी में। और लेखक ने यही तो किया है। उन्होंने व्यंग्य का यानी सटायर का इस्तेमाल किया है। मतलब हंसी मजाक और चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के जरिए समाज की एक बहुत बड़ी कमी को सामने रखा है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे हम लोग अक्सर असल मुद्दों को छोड़कर सिर्फ दिखावटी चीजों के पीछे भागते रहते हैं।
तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें क्या समझ आता है? सीधी सी बात है, देश का सम्मान मूर्तियों या सिर्फ प्रतीकों से नहीं बनता, वो बनता है नागरिकों के सही काम से, उनके कर्तव्यों से। हमें दिखावे और इन फालतू की बहसों से बचकर जो असली जरूरतें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचा जाए कि आज के समय में हमारे समाज में वो नेताजी के चश्मे क्या हैं? वो कौन से ऐसे छोटे छोटे दिखावटी मुद्दे हैं जिन पर हम अपना सारा समय, सारी एनर्जी बर्बाद कर देते हैं, जबकि जो असली और बड़े मुद्दे हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज हम रामवृक्ष बेनीपुरी जी की कलम से निकले एक ऐसे किरदार से मिलने वाले हैं जो थे तो एक बहुत ही साधारण किसान, लेकिन जिनका जीवन किसी पहुंचे हुए संत से कम नहीं था। तो चलिए बाल गोविंद भगत की दुनिया में चलते हैं। और यहीं से ये कहानी शुरू होती है, इसी एक सवाल से। क्या ऐसा मुमकिन है कि एक इंसान खेतों में हल चलाए, अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां भी निभाए और फिर भी एक संत का जीवन जिए? सुनने में तो ये थोड़ा नामुमकिन सा लगता है ना? पर आइए देखते हैं कि ये कैसे संभव हुआ। तो सबसे पहले उनके इस अनोखे रूप को समझते हैं। गृहस्थ सन्यासी मतलब एक ऐसा इंसान जो घर परिवार के बीच रहते हुए भी उन सबसे बिल्कुल अलग था, बिल्कुल परे। जरा आंखों के सामने एक तस्वीर बनाइए। 70 साल से ज्यादा उम्र का एक इंसान, लंबा दुबला पतला सा शरीर और चेहरे पर एक गजब का तेज। उनकी खास पहचान थी सिर पर मोर पंख वाली टोपी और गले में तुलसी की माला, जो पहली ही नजर में बता देती थी कि वो किसी संत महात्मा से कम नहीं है। और देखिए, यही उनके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत विरोधाभास था। एक तरफ तो वो एक पक्के गृहस्थ थे, मेहनत करने वाले किसान, परिवार के मुखिया, जिनका घर हमेशा चमकता रहता था। लेकिन दूसरी तरफ उनका मन एक सन्यासी जैसा था। दुनिया की किसी भी चीज से कोई मोह नहीं, कोई लगाव नहीं। वो दुनिया में तो रहते थे, पर दुनिया उन पर हावी नहीं हो पाती थी। अब चलते हैं उनके व्यक्तित्व के उस पहलू की ओर जो असल में उनकी आत्मा की आवाज था, उनका संगीत। देखिए, उनके लिए संगीत सिर्फ कोई कला नहीं थी, बल्कि ये तो ईश्वर से जुड़ने का एक रास्ता था, एक साधना थी। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी आवाज की जिसमें इतनी ताकत हो कि पूरा का पूरा गांव थम जाए। जब बाल गोविंद भगत गाते थे ना, तो सच में यही होता था। उनकी आवाज में वो जादू, वो पवित्रता थी जो लोगों के मन के सारे झगड़े, सारी कड़वाहट धो देती थी और माहौल में एक अजीब सी, एक दैवीय शांति भर देती थी। ये तस्वीर दिखाती है कि उनकी भक्ति की असली शक्ति क्या थी। उनकी पूजा पाठ किसी मंदिर की चार दीवारी में बंद नहीं थी। वो तो धान के खेतों से शुरू होती थी और पूरे गांव की हवा में घुल जाती थी। सच पूछिए तो उनका हर काम ही पूजा था, और उनका संगीत उसी पूजा का प्रसाद था जो हर किसी को मिलता था। लेकिन उनकी आध्यात्मिकता सिर्फ संगीत तक ही सीमित नहीं थी। वो तो उनके हर काम में, उनके हर एक कर्म में दिखाई देती थी, एक खामोश क्रांति की तरह। उनके जीने के जो उसूल थे ना, वो एकदम साफ और अटूट थे। कभी झूठ नहीं बोलना, किसी से फालतू का झगड़ा नहीं करना। वो पूरी तरह से ईमानदार थे और सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई पर भरोसा करते थे। और जानते हैं, यही वजह थी कि गांव के लोग उन्हें सिर्फ भगत जी नहीं बल्कि साहिब कहकर बुलाते थे। ये उनके चरित्र को दिया गया सबसे बड़ा सम्मान था। उनका पूरा जीवन एक ही शब्द की परिभाषा था, निष्काम सेवा। मतलब बिना किसी फल की उम्मीद किए बस अपना कर्म करते जाना। चाहे खेत में पसीना बहाना हो या फिर ईश्वर के भजन गाना, उनका हर काम एक सेवा ही तो था। यही उनका असली धर्म था। तो जो लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, वो बाल गोविंद भगत को सिर्फ एक इंसान के तौर पर नहीं देखते थे। नहीं, उनके लिए तो भगत जी एक बहुत बड़े विचार का, एक बहुत बड़ी सोच का प्रतीक थे। तो सवाल ये है कि आखिर ये किरदार इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वो इसलिए क्योंकि बाल गोविंद भगत के जरिए लेखक हमें हमारी लोक संस्कृति की असली खूबसूरती दिखाते हैं। वो हमें इंसानियत और सादगी की असली ताकत का एहसास कराते हैं। उनका जीवन अपने आप में अहिंसा, प्रेम और मन की पवित्रता का एक जीता जागता सबक है। और अंत में बाल गोविंद भगत की विरासत यही है कि वो एक साधारण से दिखने वाले किसान थे, लेकिन उनका चरित्र बिल्कुल असाधारण था। उनका जीवन आज भी हम सबको प्रेरणा देता है और भारतीय गांव की जीवन की आत्मा की एक अमर तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो बाल गोविंद भगत की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असल में महानता है क्या?
क्या वो बड़े बड़े कामों और बड़ी बड़ी उपलब्धियों में है, या फिर बाल गोविंद भगत की तरह एक साधारण से जीवन को भी सच्चाई, सादगी और प्रेम के साथ जीने में है? ये वाकई सोचने वाली बात है। नमस्ते। आज बात करते हैं लखनऊ की और उसके बहुत ही खास, बहुत ही अनोखे बोलने के अंदाज की, जिसे कहते हैं लखनवी अंदाज। अब ये सिर्फ बोलने का एक तरीका भर नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी तहजीब है, एक कल्चर है। तो चलिए आज इसी दुनिया में जरा उतर के देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि आखिर ये लखनवी तहजीब है क्या चीज? क्या इसका मतलब सिर्फ मीठे मीठे बोल हैं, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी फिलॉसफी, कोई गहरा दर्शन छिपा हुआ है? बस इसी पड़ताल में आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। अच्छा, तो ये कहानी शुरू होती है एक लेखक की यात्रा से। उन्होंने भी हम सब की तरह लखनऊ की इस मशहूर तहजीब के बारे में बहुत सुन रखा था, तो बस उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे खुद अनुभव किया जाए, और वो पहुंच गए लखनऊ। अब देखिए, उनका मकसद बिल्कुल साफ था। वो बस ये जानना चाहते थे कि जो कहानियां, जो किस्से उन्होंने सुने हैं लखनऊ के लोगों की विनम्रता और तहजीब के, क्या वो वाकई में सच हैं या सिर्फ कही सुनी बातें हैं? उन्होंने सुन क्या रखा था? बेइंतहा शराफत, मतलब पोलाइटनेस की हद, और बात करने का एक ऐसा अनोखा अंदाज जहां लगता है जैसे हर शब्द में मिठास और विनम्रता घुली हुई है। बस इन्हीं बातों की सच्चाई को परखने के लिए वो निकल पड़े थे अपने सफर पर। तो चलिए अब देखते हैं कि हुआ क्या जब लेखक साहब लखनऊ पहुंचे। उनका पहला अनुभव कैसा रहा? मजे की बात यह है कि उनकी इस खोज का पहला इम्तिहान, पहला टेस्ट लखनऊ स्टेशन पर ही हो गया। ट्रेन से उतरे ही थे कि उनका सामना हुआ एक कुली से। समझिए, ये उनका पहला टेस्ट था। क्या वो सुनी सुनाई बातें सच निकलेंगी? क्या वाकई लखनऊ की हवा में ही तहजीब घुली हुई है? सोचिए, कुली ने ये नहीं पूछा, साहब सामान उठाऊं? नहीं। उसने क्या कहा? उसने कहा, हुजूर अगर इजाजत हो तो आपका सामान उठा लूं। बस पहले ही पल में, पहले ही इंटरैक्शन में लेखक को अंदाजे और हकीकत के बीच का फर्क साफ साफ नजर आ गया। अच्छा, कुली के बाद बारी आई एक रिक्शा वाले की। ये एक और मौका था ये देखने का कि जो तहजीब अभी अभी उन्होंने देखी वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या वाकई ये इस शहर की पहचान है। और रिक्शा वाले का जवाब सुनिए। उसने कहा, मालिक जहां हुक्म करें। कहां जाना है? नहीं, बल्कि जहां हुक्म करें। मतलब साफ है, यहां हर बातचीत में सामने वाले को इज्जत देना पहली प्रायोरिटी है। बस इन दो मुलाकातों के बाद ही लेखक को तुरंत एहसास हो गया कि अरे, यहां बात सिर्फ मीठे शब्दों की नहीं है, यहां तो हर वाक्य को, हर सेंटेंस को सम्मान और सौम्यता के धागे में पिरोया जाता है। ये कोई दिखावा नहीं, ये एक सोची समझी कला है जो यहां की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तो ये तो हुई पब्लिक की बात, स्टेशन की बात। अब कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है। सार्वजनिक जगहों से हटकर अब हम एक निजी घर में दाखिल होते हैं, और यहां इस कल्चर का, इस तहजीब का एक और भी गहरा लेवल सामने आता है, और वो है मेहमान नवाजी का लखनवी अंदाज। तो हुआ ये कि जब लेखक अपने एक दोस्त के घर पहुंचे तो उनका जो स्वागत हुआ, जिस अपनेपन और जिस आग्रह से हुआ, वो देखकर वो सचमुच हैरान रह गए। ऐसा एक्सपीरियंस उन्होंने पहले कभी नहीं किया था। मेजबान ने सिर्फ ये नहीं कहा कि कुछ लीजिए, नहीं, उन्होंने कहा, अरे कृपया कुछ खाइए वरना हम शर्मिंदा हो जाएंगे। सोचिए, यहां एक साधारण सा ऑफर भी मान सम्मान का, इज्जत का सवाल बन जाता है। और यही है लखनवी मेहमान नवाजी का मूल सिद्धांत, उसका कोर प्रिंसिपल। ये इस विश्वास पर टिका है कि अतिथि देवो भव, मतलब मेहमान का दर्जा भगवान के बराबर होता है, और उसकी आवभगत, उसकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा, विनम्रता और मेहमान नवाजी की बातें तो हो गईं, ये तो सब ठीक है, लेकिन किसी भी कल्चर की असली परीक्षा तो तब होती है जब बात डिसएग्रीमेंट पर, असहमति पर आती है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये लोग इस सिचुएशन को कैसे संभालते हैं। जैसे आमतौर पर कोई बात पसंद ना आए तो लोग सीधा कह देते हैं, आप गलत हैं, है ना? लेकिन लखनवी अंदाज में क्या कहा जाएगा? हुजूर आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक तो नहीं कर पाया। देखिए, बात वही कही जा रही है, लेकिन कहने का तरीका कितना अलग है, कितना सम्मानजनक है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो अब आती है। लेखक ने पाया कि यहां तो झगड़े में भी गालियों या अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। सोच सकते हैं, उसकी जगह ले लेता है एक बहुत ही कल्चर्ड, बहुत ही सफिस्टिकेटेड और उतना ही तीखा व्यंग्य।
एक उदाहरण देखिए, ये वाक्य सुनिए। हुजूर, ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने हम गरीबों से बात कर ली। अब सुनने में कितना विनम्र लग रहा है ना? लेकिन असल में ये गहरा तंज है, एक पोलाइट इंसल्ट है। यही तो कला है, बिना सीधे सीधे अपमान किए अपनी बात कह देना। तो इन सारे एक्सपीरियंसेस को जब लेखक ने एक साथ जोड़ा, तब जाके उन्हें यह समझ में आया कि ये जो लखनवी अंदाज है, ये सिर्फ बोलने का एक तरीका नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा, कहीं गहरा है। उनको ये एहसास हुआ कि ये तो असल में जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है, एक फिलॉसफी है। ये इंसानी रिश्तों को संभालने का, उन्हें निभाने का एक खूबसूरत नजरिया है। तो अगर हम देखें कि इस पूरी तहजीब के कोर में क्या है, तो हमें मिलते हैं ये मूल्य: नरमी, सम्मान, सभ्यता, मिठास और प्यार। ये वो 5 स्तंभ हैं, वो 5 पिलर्स हैं जिन पर ये पूरा लखनवी अंदाज टिका हुआ है। तो आखिर में अगर हमें इसे एक लाइन में डिफाइन करना हो, तो हम कह सकते हैं कि लखनवी अंदाज अपनी बात कहने और शालीनता से, ग्रेस के साथ जीने की वो कला है जिसमें किसी दूसरे को ठेस पहुंचाने या अपमानित करने की कोई जगह ही नहीं है। और आखिर में ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां बातें बहुत जल्दी कड़वी हो जाती हैं, क्या हमारे शब्दों को भी थोड़े और लखनवी अंदाज की जरूरत नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर। देखिए, हर किसी की अपनी एक कहानी होती है ना? लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ कहानी नहीं होती, वो हमें सिखाती हैं कि कोई इंसान असल में बनता कैसे है। तो आज हम मन्नू भंडारी के आत्मकथात्मक संस्मरण एक कहानी ये भी को समझने की कोशिश करेंगे। ये बस एक लेखक की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक व्यक्तित्व के गढ़ने की, उसके बनने की। और इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक लाइन में छिपा है। ये जो विचार है, यही इस संस्मरण की, आप कह सकते हैं, रीढ़ है। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये वो सबक है जो अनुभव की आग में तपकर सीखा गया है, और यही वो धागा है जो इस पूरी कहानी को एक साथ बांधकर रखता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, उनके बचपन से। देखते हैं कि वो कौन सी दोहरी, मतलब डबल साइडेड फोर्सेस थीं जिन्होंने मन्नू भंडारी के शुरुआती सालों को तराशा और उनकी नींव रखी। तो उनका बचपन ना विरोधाभासों से भरा था। जरा सोचिए, जन्म हुआ मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में। घर ऐसा जो किताबों और लिटरेचर से, साहित्य कल्चर से जगमगा रहा था, लेकिन साथ ही उस पर मां के कड़े अनुशासन का साया भी था। मतलब एक तरफ तो पिता थे जो एक लिटरेरी माहौल बना रहे थे, और दूसरी तरफ थे सख्त नियम कानून। इसी मिले जुले माहौल में, इसी दोहरेपन में उनका बचपन बीता। और उनके पिता वो एक बहुत ही प्रभावशाली, लेकिन कह सकते कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी थे। उनके जो आदर्श थे वो आसमान जितने ऊंचे थे, लेकिन उनका अनुशासन वो चट्टान जैसा सख्त था। और इन्हीं दोनों चीजों ने, उनके आदर्शों और उनके अनुशासन ने, मनु जी के मन पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। एक ऐसी छाप जिसने उनके पूरे भविष्य की नींव तैयार कर दी। उनके पिता का जो असर था ना, वो एक तरह से 2 धारी तलवार जैसा था। एक तरफ तो उन्होंने स्वाभिमान, ईमानदारी, सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसे आदर्शों के बीज बोए, लेकिन दूसरी तरफ उनके कड़े अनुशासन की एक दीवार भी थी। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? कि इसी सख्ती ने, इसी अनुशासन ने उन्हें अंदर से एकदम फौलाद बना दिया और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी सिखाया। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। वो जो स्थिर और सुरक्षित बचपन था ना, वो अचानक कांच की तरह टूटकर बिखर गया। एक ही पल में उनकी पूरी दुनिया बदल गई। ये जो तबाही थी वो एक के बाद एक आई। सबसे पहले एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस ने परिवार की कमर ही तोड़ दी। उसके ठीक बाद पिता की मृत्यु हो गई और परिवार का जो सहारा था वो भी छिन गया। बस इसके साथ ही उनके जीवन का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। एक मुसीबत दूसरी को खींचकर ला रही थी। जरा सोच कर देखिए, उनके जीवन की जो पूरी बुनियाद थी वही हिल चुकी थी, और उसकी जगह ले ली थी मुश्किलों और अनसर्टेनिटी ने। ये सिर्फ पैसों की तंगी नहीं थी, ये एक तरह का इमोशनल और प्रैक्टिकल भूचाल था जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान टूटने के बाद ही खुद को गढ़ता है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां हम देखेंगे कि उन्होंने इन मुश्किलों का सामना निराशा से नहीं, बल्कि हिम्मत और जबरदस्त मेहनत से किया, और कैसे उन्होंने आत्मनिर्भरता की राह पर खुद को फिर से खड़ा किया। तो उन्होंने अपनी जिंदगी को फिर से बनाना शुरू किया, बिल्कुल एक एक कदम करके। पढ़ाई भी चल रही थी और साथ में छोटी मोटी नौकरियां भी कर रही थीं ताकि गुजारा हो सके।
फिर उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्चे निकालने शुरू किए और धीरे 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 उन्होंने अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और वो बन गई सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इसी मुश्किल दौर की राख से उनके लेखन का जन्म हुआ। और सच पूछिए तो यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है। वो जो मुश्किलें थीं वो सिर्फ रुकावटें नहीं थीं, बल्कि वो औजार थे, वो टूल्स थे जिनसे उनकी ताकत और उनके कैरेक्टर को तराशा गया। तो चलिए अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि कैसे उनके संघर्ष उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गए और कैसे इन्हीं मुश्किलों ने उन्हें एक लेखिका के तौर पर अपनी आवाज, अपना पर्पस खोजने में मदद की। तो सवाल ये उठता है कि एक लेखिका बनी कैसे? देखिए, इसकी जड़ें तो उनके बचपन में ही थीं। एक तरफ पिता की लाइब्रेरी और वो लिटरेरी दुनिया का असर, दूसरी तरफ घर में अनुशासन और पढ़ने लिखने का माहौल। ये तो जमीन थी, और इस जमीन को सींचा किसने? उनके अपने अनुभवों ने, उनके जीवन के संघर्षों ने। और जब ये सब चीजें मिली तो उन्होंने मन्नू भंडारी को एक लेखक बनने के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया। और इस पूरी यात्रा का, इस पूरे अनुभव का नतीजा क्या निकला? नतीजा था कालजयी साहित्य। उनकी कलम से आपका बंटी, महाभोज और यही सच है जैसी जबरदस्त रचनाएं निकली। इन रचनाओं में समाज और रिश्तों की सच्चाई को बहुत ही बेबाकी से दिखाया गया है। एक तरह से ये सब उनकी अपनी जिंदगी की ही एक पावरफुल रिफ्लेक्शन है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के निचोड़ पर आते हैं, उन गहरे सबकों को समझने की कोशिश करते हैं जो इसमें छिपे हैं और जो शायद हम सबके काम आ सकते हैं। तो क्या सीखने को मिलता है हमें इस कहानी से? पहली बात कि मुश्किल हालात में हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। दूसरी बात कि संघर्ष ही इंसान के कैरेक्टर को निखारता है, उसे बनाता है। तीसरी, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। चौथी बात यह है कि सादगी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ भी एक अच्छी जिंदगी जीना मुमकिन है। और हां, आखिर में माता पिता से मिला अनुशासन भी एक बहुत कीमती तोहफा होता है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि एक कहानी ये भी सिर्फ एक संस्मरण से कहीं ज्यादा है। ये तो रेजिलियंस और सेल्फ बिलीफ की, यानी लचीलेपन और आत्मविश्वास की एक इंस्पायरिंग गाथा है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सिखाती है कि इंसान किसी भी हालत से उभरकर खुद को दोबारा गढ़ सकता है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि जीवन के संघर्षों ने हमारे चरित्र को, हमारी पर्सनालिटी को कैसे शेप किया है, कैसे आकार दिया है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। आज हम एक ऐसी जिंदगी के सफर पर चलेंगे जहां सुर ही साधना थे और संगीत ही इबादत। जी हां, ये कहानी है भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की, जिनकी शहनाई की धुनें ऐसा लगता था मानो सीधे ईश्वर से बात कर रही हों। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने एक बार एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा, काशी मेरे लिए मंदिर भी है और मस्जिद भी। सोचिए जरा, बस ये एक लाइन उनके पूरे जीवन और संगीत का सार बता देती है। ये दिखाती है कि उनकी दुनिया में आस्था और संस्कृति कभी अलग थे ही नहीं। तो चलिए उनके जीवन के सबसे पहले और सबसे अहम पहलू को समझते हैं, संगीत ही पूजा। देखिए, बिस्मिल्लाह खां साहब के लिए संगीत सिर्फ एक कला नहीं थी, नहीं, ये उनकी सबसे गहरी भक्ति थी। उनकी शहनाई, वो तो बस प्रार्थना का एक जरिया थी, और सुर ही उनके लिए ईश्वर थे। तो उनकी कहानी शुरू होती है बिहार के डुमरांव में, एक ऐसे परिवार में जहां संगीत मानो हवा में घुला हुआ था। बचपन से ही कानों में शहनाई के सुर पड़ रहे थे, और फिर महज 5-6 साल की उम्र में वो अपने चाचा से तालीम लेने के लिए काशी आ गए। मतलब ऐसा लगता है कि किस्मत ने पहले से ही तय कर रखा था कि उनका रास्ता संगीत से होकर ही गुजरेगा। और यहीं से कहानी पहुंचती है काशी। काशी सिर्फ उनका घर नहीं था, ये उनके संगीत की आत्मा थी, वो जगह जहां उनके संगीत को असल में रूह मिली। तो सवाल ये है कि उनकी प्रेरणा आती कहाँ से थी? किसी बंद कमरे से? बिल्कुल नहीं। वो तो काशी के कण कण से संगीत चुनते थे। चाहे वो बालाजी मंदिर का नौबत खाना हो, जहां वो घंटों रियाज करते थे, या फिर गंगा के बहते पानी की आवाज, और हाँ, बनारस की उन जिंदा दिल गलियों की रोजमर्रा की आवाजें भी। अब बात करते हैं उनकी साधना की। देखिए, उनका रियाज सिर्फ मेहनत नहीं थी, वो एक साधना थी, एक तपस्या। हर सुर एक प्रार्थना की तरह था और हर धुन एक इबादत।
और यही वो अटूट लगन थी जिसने उनके संगीत को वो गहराई दी जो आज भी सीधे रूह में उतर जाती है। उनके संगीत की सबसे खास बात जानते हैं क्या थी? उसमें दो अलग अलग दुनियाएं आकर मिलती थीं। एक तरफ थी रामपुर दरबार की पक्की सधी हुई शास्त्रीयता और दूसरी तरफ थी बनारस की लोक धुनों की मिठास और आत्मा। और जब ये दोनों चीजें मिली तो जो संगीत बना वो तकनीकी तौर पर तो कमाल का था ही, रूहानी तौर पर भी बहुत गहरा था। और फिर कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां बिस्मिल्लाह खां का संगीत एक नए राष्ट्र की तकदीर से जुड़ जाता है। एक ऐसा पल जब उनकी शहनाई और आजाद भारत की आवाज दोनों एक साथ दुनिया के मंच पर गूंज उठीं। सोचिए उनका असर कितना जबरदस्त था। उन्होंने शहनाई को, जो पहले सिर्फ शादी ब्याह और मंदिरों तक सीमित थी, उसे वहां से उठाकर राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना दिया। और वो ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947 जब आजाद भारत ने लाल किले पर अपनी पहली सुबह देखी, तो उस सुबह की पहली आवाज उस्ताद खां साहब की शहनाई ही थी। लेकिन इतनी शोहरत, इतनी महानता के पीछे का इंसान कैसा था? चलिए अब उस पहलू को देखते हैं, सादगी में महानता। क्योंकि इस महान कलाकार के पीछे एक बेहद सादा, जमीन से जुड़ा इंसान था। और सच तो ये है कि यही सादगी उनकी महानता की असली नींव थी। पूरी दुनिया में उनका नाम था, लेकिन इसके बावजूद उस्ताद खां साहब ने हमेशा एक बेहद सादा जीवन जिया। उनके लिए दौलत, शोहरत, इन सबसे कहीं ज्यादा कीमती थे उनके सुर, उनकी कला। वो बनारस और गंगा से कुछ ऐसे जुड़े थे कि जब भी विदेश जाते उन्हें वहां अच्छा ही नहीं लगता था। उन्हें अपने घर की, अपनी गंगा की और बनारस की गलियों की खुशबू याद आती थी। तो कहानी अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और यहाँ हम देखते हैं कि उनकी विरासत क्या है। उनकी विरासत है संस्कृतियों का संगम। वो खुद भारत की उस मिली जुली, उस खूबसूरत तहजीब की एक जीती जागती मिसाल बन गए। हम अक्सर एक शब्द सुनते हैं, गंगा जमुनी तहजीब। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है भारत की वो खूबसूरत संस्कृति जहां अलग अलग धर्म और परंपराएं ठीक गंगा और यमुना नदियों की तरह एक साथ मिलकर बहती हैं। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, वो तो इस तहजीब के सबसे बेहतरीन, सबसे सच्चे प्रतीक थे। उन्होंने ये साबित कर दिया कि कला और आस्था की कोई सरहद नहीं होती, कोई दीवार नहीं होती। और शायद यही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पैगाम है। उनका पूरा जीवन हमें यही सिखाता है कि सच्ची कला जो होती है ना, वो धर्म, जाति या सरहदों को नहीं मानती। संगीत किसी एक का नहीं होता, वो तो पूरी इंसानियत का है। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं, जब सुर ही ईश्वर बन जाएं, तो फिर पूजा की भाषा क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें कला, आध्यात्म और इंसानियत के उस गहरे रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है। वो रिश्ता जिसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने अपनी पूरी जिंदगी जिया। संस्कृति और सभ्यता, ये दो शब्द हम सब रोजाना इस्तेमाल करते हैं, है ना? पर जरा रुककर सोचिए, क्या हम सच में इनका असली मतलब जानते हैं? आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। देखते हैं कि इंसान की तरक्की के ये दो पहलू असल में कितने अलग हैं। तो सवाल ये है, जब हम कहते हैं कि कोई समाज बहुत सभ्य है या किसी देश की संस्कृति महान है, तो हमारे कहने का असल मतलब क्या होता है? चलिए आज इसी गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये दोनों शब्द ना इंसान की प्रगति के दो एकदम अलग आयाम दिखाते हैं। एक है बाहरी और दूसरा है भीतरी। इस पूरी बात को समझने के लिए हम भदंत आनंद कौसल्यायन के लेख का सहारा लेंगे। उन्होंने बहुत ही सरल लेकिन दमदार उदाहरणों से समझाया है कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो चलिए उनके नजरिए से इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इन दोनों के बीच जो बुनियादी अंतर है उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी बहस की जड़ यही है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है सभ्यता। ये क्या है? ये है हमारी बाहरी यानी कि भौतिक तरक्की। ऊंची ऊंची इमारतें, तेज रफ्तार गाड़ियां, हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन, ये सब सभ्यता है। ये एक साधन है, एक टूल है। वहीं दूसरी तरफ है संस्कृति। ये हमारी भीतरी प्रगति है, हमारी सोच, हमारी नैतिकता, हमारे मूल्य, एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार। मतलब ये उस साधन को इस्तेमाल करने की समझ या बुद्धि है। सीधी सी बात है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ठीक है, परिभाषाएं तो समझ आ गईं, पर बात तब और साफ होती है जब हम इसे असली उदाहरणों से समझते हैं।
और लेखक ने इसके लिए बहुत ही कमाल के उदाहरण दिए जो इस फर्क को आईने की तरह साफ कर देंगे। चलिए आग की कहानी से समझते हैं। पहला स्टेप, सोचिए किसी इंसान ने पहली बार आग जलाना सीखा। ये क्या है? ये एक आविष्कार है, ये है सभ्यता। अब दूसरा स्टेप, उस आग का इस्तेमाल खाना पकाने, रोशनी करने और जंगली जानवरों से बचने के लिए होने लगा। ये सभ्यता से मिला फायदा है। लेकिन अब आता है तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, संस्कृति का सवाल, कि उस आग का इस्तेमाल क्या किसी ठिठुरते हुए इंसान को गर्मी देने के लिए होगा या किसी का घर जलाने के लिए? बस यही चुनाव, यही फैसला संस्कृति है। और ये एक लाइन इस पूरी बहस का सार है। मानव ने जो बनाया वो सभ्यता है, पर वह किस लिए उपयोग किया जाए वो संस्कृति है। मतलब बनाया क्या, ये सभ्यता है, पर क्यों बनाया और कैसे इस्तेमाल किया ये संस्कृति है। ये पॉइंट सबसे जरूरी है। और यही लॉजिक, बिल्कुल यही बात धागे के आविष्कार पर भी लागू होती है। सुई धागा बनाना ये सभ्यता का कमाल है, लेकिन उस धागे से तन ढकने के लिए कपड़ा बनाना है या किसी का गला घोटना है, ये चुनाव संस्कृति तय करती है। तो अब तक हम ये तो समझ गए कि ये दोनों हैं क्या, पर अगला सवाल ये है कि इनका आपस में रिश्ता कैसा है। क्या ये बिल्कुल अलग अलग है? नहीं, असल में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं और लगातार एक दूसरे पर असर डालते हैं। इसको ऐसे समझिए, सभ्यता हमें नए नए टूल्स, नई नई गाड़ियां देती है जो हमारे समाज को और सोचने के तरीके को बदल देती हैं। वहीं संस्कृति उस गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर की तरह है। वो एक नैतिक कंपास है जो ये तय करती है कि उस ताकतवर गाड़ी को भलाई के रास्ते पर ले जाना है या तबाही के। तो ये रिश्ता हमेशा चलने वाला एक डायनामिक रिश्ता है। और मजे की बात यह है कि संस्कृति और सभ्यता के बीच का यही रिश्ता आज के दौर की हमारी सबसे बड़ी चुनौतियों की जड़ भी है। जरा इस चार्ट को देखिए, ये आज की सबसे बड़ी सच्चाई दिखाता है। हमारी सभ्यता, हमारी टेक्नोलॉजी, वो तो रॉकेट की स्पीड से आगे भाग रही है। हम एआई बना रहे हैं, स्पेस में जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे। लेकिन हमारी संस्कृति, यानी हमारी नैतिक समझ, हमारी उस टेक्नोलॉजी को संभालने की बुद्धि, वो बहुत पीछे छूटती जा रही है। सोचिए, सोशल मीडिया हमें जोड़ता है, पर क्या हम उसका इस्तेमाल एक दूसरे को समझने के लिए कर रहे हैं या नफरत फैलाने के लिए? एआई हमारी जिंदगी आसान कर सकता है, पर क्या हमारे पास उससे गलत हाथों में जाने से रोकने के नियम हैं? यही वो खतरनाक गैप है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस बढ़ते हुए गैप का खतरा क्या है? लेखक साफ चेतावनी देते हैं, जब सभ्यता संस्कृति से बहुत आगे निकल जाती है तो हमारे बनाए हुए शक्तिशाली हथियार ही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते हैं। जब हमारी ताकत हमारी समझदारी से ज्यादा हो जाती है तो इंसान खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सिर्फ तरक्की और सुविधाएं काफी नहीं हैं अगर हमारे अंदर के मूल्य ही खोखले हों। तो ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। अगर सिर्फ टेक्नोलॉजी बना लेना ही तरक्की नहीं है, तो फिर असली प्रगति, सच्ची प्रगति क्या है? लेखक के मुताबिक संस्कृति का सिर्फ एक ही मकसद है, इंसान का भला करना, उसका कल्याण करना। संस्कृति हमें इंसानियत सिखाती है, हमदर्दी, प्यार और खुद पर काबू रखना सिखाती है। ये इंसान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से मजबूत और बेहतर बनाती है। और आखिर में लेखक की ये एक लाइन, सभ्यता और संस्कृति दोनों को परखने की आखिरी कसौटी है। मानव के लिए जो कल्याणकारी नहीं, वो न सभ्यता है और न संस्कृति। मतलब कोई भी आविष्कार, कोई भी विचार, अगर वो इंसान का भला नहीं करता तो वो कुछ भी नहीं। तो हम इस चर्चा को यहीं एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा ताकतवर होती जा रही है, उसे सही दिशा कौन देगा? वो संस्कृति कहाँ से आएगी जो हमारी इस बाहरी तरक्की को सही रास्ता दिखाएगी? ये सवाल हम सबके लिए है।